लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर मैड डॉग जो होता है हिस्टोरियन को बता रहे होता है कि ये लड़का वी जियोनो जहां पर भी जाएगा वहां पर एक तबाही मचेगी, वहां पर उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। और इसी वजह से ही जब जहां पर हानली में इंस्टीट्यूट में पहुंचा तो वहां पर भी उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। जहां पर भी ये जाएगा वहां पर जाने के बाद हर एक चीज उथल पुथल हो जाएगी। जबकि ये स्कॉलर हाल पिछले कई सालों से यहाँ पर शांत था, लेकिन अब यहाँ पर उसके आने की वजह से इसमें भी उथल पुथल होने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला जो काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। तो हिस्टोरियन कहता है कि मुझे जल्दी से बताया आगे की स्टोरी क्या है, मैं जहां पर जानना चाहता हूँ कि वहां पर क्या हुआ। तो मैड डॉग उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ आगे क्या हुआ। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि उसके बाद यहाँ पर गो की गेम हुई। तो इसी के साथ सीन पास में जाता है जहाँ पर वी जियोनो जो होता है वो गेम खेल रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो यहाँ पर एक बंदे से नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों से गो खेलनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग जो है वहां पर मैसेज अपने हाथ में पकड़े हुए पहुंच आते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को लेटर भेजा गया था। मास्टर हानलिम ने उन सभी लोगों को वहां पर लेटर भिजवाया था कि उनके पास यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल प्ले वाला, एक बहुत ही स्पेशल प्ले स्टाइल वाला लड़का आया जो कि अपने आप को जो कि एक जीनियस है, अपने आप में एक जीनियस और गो खेल सकता है। तुम सभी लोग आओ और उसे आकर चैलेंज करो। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पर उसे चैलेंज करने के लिए उस फाइट के लिए पहुंच आते हैं। मास्टर हानलिम ने यहाँ पर पर्सनली सभी लोगों को इनवाइट किया होता है और सभी लोग यहाँ पर आकर उसे चैलेंज करते हैं और उससे यहाँ पर उससे गो की गेम को हारते हैं। तो वीर जियोनो जो होता है कि करके वहां पर उन सभी लोगों को हराते जाता है और सभी लोग जो होते हैं वहां पर सुटकर साइड पर होते जाते हैं। और उसके बाद अगला मास्टर आ जाता है। ये सभी लोग आसपास के छोटे मोटे सेक्टर्स के मास्टर्स होते हैं, छोटे छोटे मर्चेंट गिल्ड्स या फिर छोटे छोटे ओनर्स या फिर नोबल मैन्स होते हैं जो कि यहाँ पर गो की गेम में इंटरेस्ट रखते हैं। और उसके मैसेज मिलने के बाद सभी लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो इसी के साथ एक मास्टर को दिखाता है कि वो वी जियोनो के सामने बैठा होता है। वी जियोनो जो होता है जानबूझकर उसके सामने हारने के लिए अपनी गोटी चलता है और इस तरह से चलता है कि वो उसकी गोटी को मार सके। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर सोच रहा होता है कि ये एक बहुत बड़ा जीनियस और अभी तक कोई भी इससे फाइस गो की गेम में जीत नहीं पा रहा। मुझे लगता है कि ये जानबूझकर मुझे लालच दे रहा है ताकि मैं इसके जाल में फंस जाऊं, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। और वो जानबूझकर वहां पर दूसरी गोटी चल देता है और उसकी गोटी को नहीं मारता, जिसकी वजह से वी जियोनो कहता है कि ये क्या बेवकूफी हो रही है, मैं उसे मौका दे रहा हूं, मैं बार बार उसे मौका दे रहा हूं, लेकिन वो इस डर की वजह से अपनी गोटी को नहीं चल रहा कि मैं कहीं यहाँ पर उसे जाल में तो ना फंसा रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर 2-4 मास्टर से हार जाता हूं पहले 10 मूव्स में तो उन सभी को लगेगा कि मैं कोई स्पेशल नहीं हूं और वो सभी लोग यहाँ पर से वापस चले जाएंगे और मुझे सभी के साथ यहाँ पर खेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बेवकूफ समझते नहीं है, इनमें से कोई भी यहाँ पर इस बात को समझ नहीं रहा। तो वो मास्टर भी यहाँ पर उसे कहता है कि मैं इस गेम में हार गया। तो वी जियोनो से कहता है कि हाँ तुम इस गेम में हार गए। वी जियोनो जो होता है वहां पर काफी सारे लोगों से गो की गेम खेलने के बाद थक कर वापस की तरफ जा रहा था और कहता है कि तब तो सिर्फ जाकर मुझे अपने बिस्तर के ऊपर सोना है, मुझे सिर्फ सोना है और मुझे कुछ भी नहीं करना। और पता नहीं कितने मास्टर्स वहां पर लाइन बनाकर खड़े हैं जो कल यहाँ पर दोबारा से मेरे साथ गो की गेम खेलने के लिए यहाँ पर आकर रह रहे हैं। यानी कि उन्होंने यहाँ पर इसको एक गेस्ट रूम बना लिया कि सभी लोग यहीं पर आकर रुकेंगे और कल यहाँ पर आकर खेलेंगे। और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे जाकर अब लॉन्ड्री भी करनी होगी, यानी कपड़े भी धोने पड़ेंगे। तो जैसे ही वो गलियारे में चलता हुआ जा रहा था साइड के ऊपर से यंग मिस की आवाज आती है। यंग मिस किसी से कह रही होती है कि मैंने कहा ना नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो जल्दी से भागता वहां पर जाता है, कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वहां पर एक मोटा ताजा लड़का होता है जो काफी ज्यादा हट्टा कट्टा होता है। वो यंग मिस से कह रहा होता है क्या तुम वाकई मुझसे शादी नहीं करोगी। तो इस बड़े से मोटू का नाम मॉक पुंग होता है। तो ये मोटू जो होता है उसे कह रहा होता है कि मुझसे शादी करो, लेकिन वह यंग मिस उसे कहते हैं कि नहीं मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, क्या तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है। तो मास्टर नॉक उसे कहता है कि तुम जहां पर इस फैसले के ऊपर बहुत ज्यादा पछताने वाली हो। तो यंग मिस कहती है नहीं मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। तो वो उसे कहता है कि जरा फिर से एक बार सोचकर देख लो, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी बड़े प्यार से तुमसे कह रहा हूं कि मुझसे शादी कर लो, क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने प्यार से बात करना छोड़ दिया तो फिर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए प्लीज यहाँ पर सोचो, अगर मैं यहाँ पर प्यार से बात कर रहा हूँ तो प्यार से मान जाओ, वरना मैं तुम्हें उठाकर भी लेकर जा सकता हूँ। तो यंग मिस से कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर जैसा सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे फादर इतने भी कमजोर इंसान नहीं है, वो यहाँ पर मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो मोटू नॉक उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर इस बात से बच पाओगे। अगर तुम यहाँ पर मुझे ना बोलोगी मेरे साथ यहाँ पर डुअल कल्टीवेट, यहाँ पर तुम मेरे साथ शादी करने से मना करोगी, तो फिर तुम्हारा फादर भी यहाँ पर मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा, तुम्हारी पूरी फैमिली यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। तो यंग मिस चिल्लाकर उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती और यहाँ पर से दफा हो जाओ, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो कहता है नहीं मैं यहाँ पर से नहीं जाने वाला। और इसी के साथ यंग मिस फिर से चिल्लाकर उसे कहते हैं कि मैंने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और साथ ही पीछे मुड़ जाती है। जबकि मोटू नॉक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ने के बाद से कहता है कि तुम कहां पर जा रही हो, अगर मैं अभी यहाँ पर तुम्हारे कपड़े उतार दूं, तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर दूं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बाप में इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ पर आकर तुम्हें
बचा सके। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसको ट्राई करके देखें, क्योंकि मेरा जब भी तुम यहाँ पर गुस्सा आते हो मेरा ब्लड बॉयल होता है और मुझे बहुत सारा जोश आता है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर अभी कुछ करें। तो यंग मिस ज्योति बेचारी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर इसे कितनी बार ना बोलूं। इसी के साथ ही हमारा वी जोनो पीछे से निकल कर आता है, कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि किसी के घर के अंदर आकर किसी के साथ जबरदस्ती करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो वी जोनो जैसे वहां से निकल कर आता है तो मोटू उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि अब तुम कौन हो। तो यंग मिस भी भागती हुई उसके पास आती है और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ जाकर लॉन्ड्री को करो और उसके बाद फायरवुड्स को भी जाकर काटना है। तुम्हारा वी जोनो उसके हाथ की तरफ देख रहा था और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह की गेम्स खेलने की बजाय डायरेक्टली मुझसे कहना चाहिए कि मदद करो। इसी के साथ ही वी जोनो उसके बालू के अंदर जो एक पट्टी बंधी होती है उस पट्टी को खोल लेता है और उसे खोलने के बाद अपने बालू के साथ बांधता है। फिर साथ ही वहां पर आगे बढ़ता जाकर मोटू नोक के सामने खड़ा हो जाता है। तो मोटू उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे मामले में आकर टांग अड़ाने की, आखिर तुम हो कौन, यहाँ पर बीच में क्यों आ रहे हो। तो हमारा वी जोनो से कहता है कि सॉरी प्लीज माफ करना, मुझे यहाँ पर मैनर्स नहीं है और तुम्हारे जैसे आदमी के साथ बात करने की तो मुझे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर मैनर्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जो कि किसी दूसरे के घर में आकर किसी दूसरे को फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हारे जैसे लोगों से मैं अक्सर यहाँ पर इस तरह से बात करता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद मोटू से कहता है तो कहीं तुम ही तो वो लड़के नहीं हो जिसे यहाँ पर हानलिम का जीनियस कहा जा रहा है, जो गो की गेम खेलने का काफी ज्यादा अच्छा माहिर है। तो वो उसे कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम बताओ कि तुम कौन हो। जैसे मोटू वहां पर अपनी तारीफ करने लगता है, इसी के साथ ही वी जोनो से कहता है कि रहने दो, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम हो कौन, वैसे भी तुम यहाँ पर एक घटिया इंसान हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में जान के क्या करूंगा। तो मोटू और भी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अगर तुम यहाँ के एक जीनियस हो तो फिर जीनियस बनकर रहो, जाओ जाकर अपनी गेम्स खेलो और दूसरों के रास्ते में मत आओ वरना तुम यहाँ पर मारे जाओगे। तो वी जोनो से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम यहाँ पर दोबारा इस लड़की को तंग करोगे तो फिर तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मारे जाओगे। तो मोटू जो होता है वहां पर गुस्से के साथ जब उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो साइड के ऊपर से बहुत सारे एल्डर्स निकल कर आ जाते हैं और सभी लोग आकर उसे ग्रीट करते हैं। सभी लोग मास्टर नॉक को भी जानते होते हैं और अब यहाँ पर जीनियस को भी जानते हैं। तो उन सभी को देखने के बाद शांत हो जाता है और वहीं से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरी बात को भूलना मत, यहाँ पर ये तो होकर ही रहेगा। 3 दिन के बाद मैं यहाँ पर वापस आऊंगा और 3 दिन के बाद अगर ये लड़की मेरी बाहों में नहीं हुई तो फिर पूरे की पूरी इस फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। मेरे पास सिर्फ 3 दिन है सोचने के लिए, या तो खुद मेरी बाहों में आ जाओ या फिर मैं यहाँ पर जबरदस्ती करूं। और इसी के साथ ही वो चला जाता है। तो उसके चले जाने के बाद वी जोनो कहता है कि लड़की ये था कौन। तो वो उसे कहती है कि इस बंदे का नाम नॉक मॉक पुंग है और ये कमीना इंसान जो है ये अडॉप्टेड सन है इंपीरियल पैलेस के अटेंडेंट का। इंपीरियल पैलेस में हमारे जो एम्परर है उनका एक अटेंडेंट है, उनके अटेंडेंट का ये अडॉप्टेड सन है। वी जोनो से कहता है लेकिन वो तुमसे यहाँ पर क्या कह रहा था जिसको तुम यहाँ पर ना कह रही थी। तो वो उससे कहते हैं कि मुझसे शादी करना चाहता है। तुम्हारा वी जोनो से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये अच्छी बात है, वो एक अच्छी वेल्दी फैमिली से और उसका बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा अच्छा है, तो फिर तुम्हें तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर इस तरह के घटिया पिग से शादी करूंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ ठरकी किस्म का इंसान है, और ऊपर से क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पसंद करता है इसी वजह से मुझसे शादी करना चाहता है। नहीं, तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो। असल में वो मेरे फादर की वजह से मुझसे शादी करना चाहता है, क्योंकि मेरे फादर के पास कुछ ऐसी पावर और कुछ ऐसी नॉलेज है जिसकी वजह से इंपीरियल पैलेस के लोग उनसे डरते हैं कि वो यहाँ पर अपनी एक अलग पार्टी ना खड़ी कर दे, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरे फादर ने एक अलग पार्टी खड़ी कर दी तो बाकी के सभी मंत्री जो है उनको बहुत सा नुकसान होने वाला है। इसी वजह से वो यहाँ पर इस शादी के जरिए से मेरे फादर को बाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब मोटू यहाँ पर वापिस आएगा इस लड़की को उठाने के लिए, तो तब हमारा लेजी हीरो यहाँ पर क्या करेगा और कैसे यहाँ पर इस लड़की को बचाएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गैस के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी लड़की जो होती है वहां पर हमारे यंग मास्टर को बताती है कि उसके फादर के पीछे वो लोग लगे हुए हैं, इसी वजह से मुझसे शादी करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे फादर जो है वो एक काफी पावरफुल फिगर हैं। अगर देखा जाए तो उनके पास खास ऐसी कोई पावर तो नहीं है, लेकिन सभी लोग यहाँ पर उनको मानते हैं। इसी वजह से हमारे जितने मंत्री हैं उन सभी को ये लगता है कि ये यहाँ पर एक अलग से अपनी पार्टी स्टार्ट कर सकता है। और अगर यहाँ पर मेरे डैड अलग से एक पार्टी बनाते भी हैं तो ये बात वाकई में सच है कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे पॉलिटिशियन उनका साथ देंगे, क्योंकि मेरे फादर जो है जहां पर इस हानलिम इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारे लोगों को जानते हैं, उनके ताल्लुकात हर किसी के साथ हैं। और इसी के साथ ही वो जहां पर एक पार्टी क्रिएट करना चाहें तो बड़ी आसानी से वो यहाँ पर एम्परर के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसी वजह से वो उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो हमारा जो वी जॉन होता है उससे कहता है क्या वाकई में तुम्हारे फादर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है, तो फिर इसका मतलब यह है कि यहाँ पर उन्हें इस बात से खतरा होगा उन सभी मंत्रियों, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम्हारे फादर कभी उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और एक अलग से पार्टी बना लेते हैं तो फिर तो वो सभी लोगों की बैंड बज जाएगी। तो यंग मिस उसे कहते हैं कि हाँ यही तो बात है जिसकी वजह से वो मास्टर नॉक
नॉक यहाँ पर आकर यही तो कह रहा था कि उसके फादर जो है वो कमीना इंसान जो कि मंत्रियों का सेक्रेटरी है, वो जहाँ पर ये चाहता है कि मेरे फादर कभी भी यहाँ पर उसके खिलाफ खड़े ना हो, और इससे ज्यादा बेहतर हल क्या होगा कि उसे अपनी साइड के पर ले आए। इसी वजह से उन्होंने जहाँ पर एक तरीका ढूंढा, वो हमारे पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर उस यंग मास्टर से शादी नहीं करती, उस मोटू से शादी नहीं करती, तो फिर यहाँ पर वो हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और यही वजह है कि वो यहाँ पर आया था। तो उसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें मोटू नॉक का दिखाया जाता है कि मोटू नॉक जो होता है अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि फादर, मुझे लगता है कि ये शादी फिलहाल के लिए बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो लोग इस शादी को करने से इनकार कर रहे हैं और वो लड़की भी यहाँ पर बार बार मुझे रिजेक्ट कर रही है, तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि वहां पर हानलिम इंस्टीट्यूट में एक नया वेरिएबल आया है, और वहां पर एक लड़का आया जो अपने आप को जीनियस ऑफ हानलिम कहता है, और सभी लोग उसे यहाँ पर जीनियस कहकर ही पुकार रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने प्लान को कंटिन्यू करने से पहले दोबारा सोचना चाहिए। तो उसका फादर उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पर उनकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा आया है जो कि अपने आप को जीनियस कहता है, तुम यहाँ पर उसके बारे में ये सोच रहे हो, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना है कि वो सिर्फ और सिर्फ गो गेम खेलता है। गो गेम खेलने वाला कोई यहाँ पर जीनियस कैसे हो सकता है, और उससे हमारा प्लान बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। तो मोटू नॉक उसे कहता है कि हाँ डैड, मुझे लगता है कि उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि हमारी नेशन के बहुत सारे मास्टर्स और बहुत सारे सेक्टर लीडर्स वहां पर उससे गो गेम खेलने के लिए आ रहे हैं, और सभी लोग उस जगह के पर मौजूद थे। अगर मैं चाहता तो वहां पर उस लड़के को मार डालता, लेकिन इतने सारे लोगों की मौजूदगी में मैं यहाँ पर उसे नहीं मार पाया, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर मुझे देख रहे थे। तो फादर उसे कहता है अच्छा, तो ये बात है, इसी वजह से तुमने वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो वो कहता है जी डैड, मुझे माफ कर दीजिएगा। तो इसी के साथ उसका फादर उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर इसके लिए मिशन को रोक सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां पर इतने सारे लोग जमा थे? तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर इसको उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? तो मोटू नॉक कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो वो उसे कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि हमें यहाँ पर इस मिशन को पूरा करना ही होगा। हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम यहाँ पर इस मिशन को पूरा करें, और जो भी हो जहाँ पर इस मिशन के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। क्या तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर जो मास्टर है वो चाहता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म करें, फिर चाहे यहाँ पर हमें या तो मास्टर को अपने साइड के पर लेकर आना है या फिर यहाँ पर मास्टर को मार डालना है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर काम नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर हम दोनों ही मरने वाले। और क्या तुम मरना चाहते हो? तो वो कहता है नहीं फादर, मैं बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। तो वो उसे कहता है तो फिर जाओ, जाकर जो कर सकते हो वो करो, जाओ जाकर उनकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दो। और मुझे लगता है कि बाज दफा वायलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बाज दफा लोग ऐसे बात नहीं मानते। तो वो कहता है तो फिर डैड, क्या मैं यहाँ पर उन सभी लोगों का क्या करूंगा जो इतने सारे लोग वहां पर गो गेम खेलने के लिए आए हैं? तो फादर उसे कहता है क्राउड को अपने बेनिफिट के लिए यूज करो, उन सभी लोगों को भी यहाँ पर मार डालो ताकि हमारे रास्ते की रुकावट खत्म हो जाए। इन सभी लोगों के ऊपर यहाँ पर इल्जाम लगाया जा सकता है। तो वो कहता है जी डैड, मुझे समझ आ गई। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें फिर से वहीं का दिखाया जाता है, हानलिम इंस्टीट्यूट का, जहाँ पर एक मास्टर जो कि एम्परर का दूसरा ब्रदर होता है, यानी कि एम्परर का छोटा भाई जो होता है वो बात करने के लिए आता है, और आकर मास्टर हानलिम से बात कर रहा था और उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस को ज्वाइन नहीं करना चाहते? तो वो कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बनना। तो उसे कहता है लेकिन इससे तुम्हें यहाँ पर काफी पावर मिलेगी, अगर तुम यहाँ पर हमारी साइड के पर आ जाते हो, हमारी पार्टी को ज्वाइन करके पोजीशन ले लेते हो, तो मास्टर नॉक और उसका फादर जब वो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर भी क्या तुम यहाँ पर यही करना चाहते हो? तो वो कहता है कि हमें यही करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगा, ना ही मैं यहाँ पर इस गंदी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने वाला हूँ। तो मास्टर से कहता है कि अच्छा ये बात है, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पर नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं। लेकिन आजकल यहाँ पर जितने भी दूसरे मंत्री हैं उन सभी लोगों को मास्टर नॉक वी ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, वो उन सभी लोगों को बुरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, और एक दिन यहाँ पर एम्परर की गद्दी के तक भी पहुंच जाएगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर हमें यहाँ पर अपने इस देश को बचाना है तो फिर हमें यहाँ पर मिलकर कुछ करना चाहिए। तो क्या तुम यहाँ पर ऐसा नहीं करोगे? क्या तुम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना चाहते? तो वो कहता है कि नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। इसी के साथ सेकंड एम्परर से कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊं कि यहाँ पर उस मॉक का बाप जो है वो यहाँ पर किसी और को सर्व कर रहा है, यानी उसके ऊपर भी यहाँ पर एक मास्टर है, तो क्या तुम इस बात को मानोगे? क्या तुम इस बारे में सोच सकते हो कि यहाँ पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि उसके खिलाफ जाते हैं वो सभी लोगों को मरवा डालता है, और सभी लोगों को यहाँ पर पार करने के बाद वो एंड के ऊपर इस पोजीशन के तक पैसे पहुंचा? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है ये मास्टर नॉक के पास इतना भी स्पेशल क्या है कि वो यहाँ पर इतने सारे मंत्री जो उससे काफी अर्सा पहले के यहाँ पर मंत्री है उन सभी को पास करके वो इस पोजीशन तक कैसे पहुंच गया? क्योंकि कोई तो है जो उसके लिए यहाँ पर रास्ता बना रहा है। काफी सारे ऐसे मंत्री हैं जो कि उसको मारने से इनकार कर रहे थे, वो सभी लोग बीमारी की वजह से मारे गए, कुछ बीमारी से मार गए, कुछ दिल की बीमारी से मार गए, और कुछ यहाँ पर हादसे में मारे गए। और मुझे लगता है कि इसका जो मास्टर है वो इसके लिए रास्ता क्लियर कर रहा है ताकि वो इस पोजीशन तक पहुंच सके। तो मास्टर हानलिम कहता है कि ये कोई कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। तो उसे कहता है नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर इसके ऊपर पूरा भरोसा हो गया है कि उसके पीछे कोई ना कोई तो है जो बिहाइंड द सीन उसकी मदद कर रहा है। तो इसी के साथ वो दोनों थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, और उसके बाद मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर एक और मकसद से भी आया था, मैं यहाँ पर उस लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में एक जीनियस है? तो वो उसे कहता है कि हाँ वाकई में एक जीनियस है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अगर तुम यहाँ पर उसके सामने बैठोगे गेम खेलने के लिए तुम्हें पता चलेगा कि उसकी ट्रू पोटेंशियल क्या है। तो वो उसे कहते तो फिर कब मैं उससे मिल सकता हूँ? तो वो कहता है कि मुझे लगता है कभी यहाँ पर उससे बुलाता हूँ और तुमसे मिलवाता हूँ। वैसे मैंने अपनी बेटी जुंजी को भेजा था, वो उसे लाने के लिए गई
गई होगी और आते ही होंगे, उसी के साथ ही वो लोग वहां पर आ जाते हैं। तो वहां वी जियोनो जब वहां पर आता है तो उसके कपड़े गीले होते हैं और उसकी बॉडी से पानी उछल रहा होता है। तो वहां पर आने के बाद वो कहता है क्या तुमने यहाँ पर मुझे बुलाया है? तो ये देखने के बाद मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहता है कि ये क्या, इस लड़के की ये हालत क्यों है? तो मास्टर हानलिम उसे कहता है कि बेटा प्लीज माफ करना कि हमने यहाँ पर तुम्हारी नींद को खराब किया, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट तुमसे गो गेम खेलना चाहते हैं। तो हमारा वी जियोनो कहता है लेकिन यहाँ पर मेरे पर पानी फेंक कर तुम लोग बाद में मुझसे माफी मांग रहे हो, मैं बड़े आराम से सो रहा था लेकिन तुम्हारी बेटी युंजी ने आकर मेरे पर पानी फेंक दिया। तो इसी के साथ ही उसे कहता है चलो छोड़ो इस बात को, यहाँ पर इनसे मिलो, ये हमारे मास्टर है। ये तो मास्टर हानलिम जैसे वहां पर उसके बारे में बताने लगते हैं कि ये एम्परर का सेकंड ब्रदर है। तो इसी के साथ ही मास्टर खुद वहां पर बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि ये कह लो कि मैं यहाँ पर बस गुजर कर जा रहा था, बस ये समझ लो कि एक नोबल गेस्ट जो यहाँ पर तुम्हारे साथ गो गेम खेलने के लिए आया, तो क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगे? तो हमारा जो वी जियोनो होता है उसे कहता है कि तुम्हारी बात सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ पर आने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी, लेकिन बताओ कि वजह क्या है? तो उसे कहता है कि हाँ तुम्हारे साथ बिजनेस की बात भी करेंगे, लेकिन पहले क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगे? तुम्हारा वी जियोनो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ गेम नहीं खेल सकता। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है लेकिन क्यों? अच्छा ठीक है तुम अपने कपड़े सुखाकर फिर आ जाना। तुम्हारा वी जियोनो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में यहाँ पर तुमसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कल का यहाँ पर वेट कर रहे हैं मुझसे गेम खेलने के लिए, और तुम यहाँ पर उन सभी की लाइन कट करके बीच में नहीं आ सकते, इसलिए मैं यहाँ पर एक प्रॉपर लाइन में ये काम करता हूँ, यानी कि एक प्रॉपर असूल के मुताबिक काम करता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें पहले कैसे बारी दे सकता हूँ? तो मास्टर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं तो फिर ये मसला तो बस छोटा सा मसला है, मैं सभी लोगों से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो लोग इस बात को समझे और मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ पहले गेम खेलने दें। तो हमारा वी जियोनो से कहता है कि ये मसले को हल करना तो ना है, तो उनके ऊपर दबाव डालना हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि वो सभी लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं इसी वजह से यहाँ पर पीछे हट जाएंगे? मुझे लगता है कि तुम कोई पावरफुल इंसान और वो सभी लोग तुमसे डर कर पीछे हट जाएंगे, वरना इतने दिनों तक अपनी बारी का इंतजार करने वाला इंसान यहाँ पर किसी दूसरे इंसान के लिए अपनी बारी को क्यों छोड़ेगा? बात सुनने के बाद एम्परर के सेकंड ब्रदर और साथ में मास्टर हानलिम दोनों को झटका लगता है कि ये लड़का तो बहुत ही समझदारी की बातें कर रहा है, यानी कि ये कभी भी यहाँ पर अपने असूलों को नहीं तोड़ेगा, ये असूलों का पक्का है। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 13 का एंड करेगा, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वी जियोनो इसके साथ गेम खेलने के लिए किस तरह मानेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? एसओएस के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वी जियोनो जो होता है वहां पर मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर गेम खेलने के लिए राजी नहीं होऊंगा, क्योंकि तुम यहाँ पर बाकी सभी को फोर्स करना चाहते हो और मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी अच्छा है। इसलिए यहाँ पर मैंने बाकी सभी लोगों के साथ जो एग्रीमेंट किया मैं उस एग्रीमेंट को कैसे तोड़ सकता हूँ? वो सभी लोग अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। मास्टर उसकी बात सुनने के बाद खामोश होकर वहां पर खड़े हो जाता है, फिर साथ उसे कहता है कि लगता है कि अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। तुम्हारा वी जियोनो से कहता है अगर ऐसी बात हो तो फिर ठीक है, तुम अपनी बारी का वेट करो। जब किसी के साथ ही हमारे मास्टर हानलिम जो होते हैं वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और उनकी बेटी उससे कहती है हाँ मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। तो वो उसे कहती है कैसे, तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगी? तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये बंदा जो है हमारे सामने नौटंकी कर रहा है, किसी यहाँ पर प्रॉमिसेस और असूलों की परवाह है, अभी देखना ये क्या करता है। और वो उसी के साथ आगे जाते हो जाकर वी जियोनो से कहती है अगर तुम यहाँ पर मास्टर के साथ गेम खेलोगे तो मैं यहाँ पर पूरे दिन के लिए तुम्हारे सारे कामों को कैंसिल कर दूंगी और तुम पूरा दिन यहाँ पर आराम कर सकते हो, और बाकी की जितने भी तुम्हारी गो की गेम है उन सभी को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो वी जियोनो ये बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में? फिर साथ उसे कहता है हालांकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने असूलों को मानता हूँ और मैं कभी यहाँ पर चीटिंग नहीं करता, लेकिन अगर तुम यहाँ पर 2 दिन की गेमों को कैंसिल कर दोगे, यानी कल भी मैं किसी के साथ गेम न खेलूं और सारा दिन सोया रहूं, तो फिर मैं ये बात मान लूंगा। तो वो कहती है नहीं, जितना तुम्हें मिल रहा है बस उतना ही करो, मेरे साथ यहाँ पर बार्गेन करने की कोशिश मत करो। अगर तुम यहाँ पर मास्टर के साथ गेम खेलते हो तो फिर बदले में तुम्हें बाकी सभी के साथ गेम नहीं खेलना पड़ेगी। तो हमारा वी जियोनो जो होता है वो जल्दी से टेबल पर बैठ जाता है और कहता है कि मास्टर आ जाए, मैं तो यहाँ पर गेम खेलने को तैयार हूँ। इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो हानलिम की तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था कि ये एक अच्छा इंसान है जहाँ पर अपने वादे का पक्का है, लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार निकला, यानी कि ये अपने अल्फाज के ऊपर पूरा नहीं उतरा, तो यहाँ पर और क्या करेगा। और साथ उसके साथ गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये गेम भी अच्छी खेलता होगा, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इसकी गेमिंग का स्टाइल जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसी के साथ जैसे वहां पर गेम स्टार्ट होती है इसी के साथ ही मास्टर को आइडिया हो जाता है कि वो इस गेम को जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वहीं पर बैठे बैठे रात हो जाती है। हमारा वी जियोनो जो होता है वहां पर से गेम जीत कर चला जाता है और उसके गेम जीत कर चले जाने के बाद मास्टर अभी भी यहाँ पर उसकी गेम की तरफ ही देख रहे होते हैं, उस बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं कि जहां पर उसने अपनी गोटियां रखी थी वहां पर से एनर्जी निकल रही होती है। तो मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस गेम के जरिए से हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसने अपनी पास्ट लाइफ को कैसे गुजारा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो बंदा नहीं है, यानी कि ये वो बंदा बिल्कुल भी नहीं है जिसे हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक बेकार इंसान है जो सारी जिंदगी यहाँ पर बस सोना चाहता है, यानी एक बेकार स्लीपी इंसान है। तो मास्टर कहता है कि यहाँ पर आकर मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैंने यहाँ पर अपना टाइम इस जीनियस को देखने के लिए वेस्ट कर दिया, मुझे तो लगा था कि
कि ये हमारे काम का होगा, लेकिन ये किसी काम का नहीं निकला। तो मास्टर से कहते हैं लेकिन इसके बावजूद मैंने जहाँ पर तुमसे मिल लिया इतना ही काफी है। जबकि मास्टर हान लिमू से कहते हैं आपको जहाँ पर जो बेकार लगता है लेकिन मुझे बेकार नहीं लगता। मैंने जहाँ पर गेम खेलते हुए इस बात को नोटिस किया था, जब मैं जहाँ पर थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान भटका और मैं जहाँ पर इसे गेम में पूरी तरह से फंसा चुका था, उस वक्त मैंने जहाँ पर इसकी आंखों की तरफ देखा था, ये बहुत ही सीरियस होकर एक सीरियस इंसान की तरह वहां पर बैठा सोच विचार कर रहा था। इसका मतलब यह है कि चाहे तो यहाँ पर मौके के ऊपर सीरियस भी हो सकता है, क्योंकि हर वक्त ये लेजी नहीं रहता। तो मास्टर उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा दिखाई दिया है तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस लड़के से ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं है। और साथ ही उसे कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर वहां पर से चल पड़ते और कहता है कि मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, अब मैं यहाँ पर दोबारा इस लड़के के साथ कभी आकर नहीं खेल लूंगा। और साथ ही उसे कहता है कल सुबह मैं यहाँ पर दोबारा तुमसे आकर पूछूंगा क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करोगे या नहीं। इसके साथ ही मास्टर जो होते हैं आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आज की रात तो बहुत ज्यादा अच्छी है। और साथ ही वहां पर से बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ जाने लगते हैं, बाहर का सीन दिखाते हैं, वहां पर मोटू नॉक जो होता है अपने साथ कुछ असैसिन्स और कुछ निंजास को लेकर आता है और उनसे कहता है क्या तैयारियां मुकम्मल हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ सारी तैयारी मुकम्मल है, सभी लोग आ चुके हैं। तो इसी के साथ ही मोटू नॉक कहता है आज यहाँ पर इस फैमिली के अंदर से किसी को भी जिंदा बाहर मत जाने देना, सभी लोगों को पकड़ लो, सभी को बंदी बना लो, जितने बड़ी फैमिलीज के लोग हैं सभी को बंदी बना लिया जाए। तो इसी के साथ ही उनसे कहता है कि चलो जल्दी से आगे बढ़ो। और सभी लोग वहां पर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और वहां पर जितने गार्ड होते हैं उन सभी को मार दिया जाता है। और गार्ड्स को मारने के बाद मोटू दरवाजा खोलकर अंदर आता है और वहां पर अंदर आने के बाद उन लोगों से कहता है कि जितने लोग हैं सभी को पकड़ ला। और वहां पर जितने भी मास्टर्स होते हैं उन सभी को रस्सियां बांधकर उनको यहाँ पर सामने बिठा दिया जाता है। तो मोटू कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर मेरी बात माननी चाहिए थी। हान लिम इंस्टीट्यूट के मास्टर मैंने पहले से कहा था, मैंने जुंजी से कहा था कि अगर मैं अपने तरीके से ये सब कुछ करूंगा तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। और साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को पकड़कर मेरे सामने बिठा दो, आज रात हान लिम इंस्टीट्यूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ खून बहेगा। इस पूरी फैमिली को चारों तरफ से इस तरह से घेर लो जैसे कि यहाँ पर ये एक प्रिजन हो और कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। जबकि सेम टाइम के पर हमारा वी जियोनो जो होता है वो अपने रूम के अंदर बड़े आराम से सो रहा होता है। तो जुंजी उसके फादर को भी वहां पर पकड़ लिया जाता है और उनको वहां पर बंदी बना लिया जाता है। तो फादर उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारी इस फैमिली के अंदर कुछ बहुत ही सस्पिशियस चल रहा है। एम्परर की अथॉरिटी से हम लोग यहाँ पर आए इस बात को चेक करने के लिए, कहीं तुम लोग यहाँ पर किसी रेवोल्यूशन के बारे में तो नहीं सोच रहे, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े फैमिलीज के मास्टर्स जो है यहाँ पर तुम्हारे पास डेली आ रहे हैं और अभी भी यहाँ पर बहुत सारे मास्टर इस जगह के पर मौजूद हैं। तो मास्टर हान लिम कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आ रहे हैं। ये हान लिम इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर बहुत सारे मास्टर्स आते जाते रहते हैं। तो मोटू नॉक उसे कहता है कि फिर मुझे ये बताओ कितने सारे लोगों के यहाँ पर आने के बाद तुम यहाँ पर उन सभी के साथ क्या कर रहे हो, जबकि तुम इन सभी लोगों को अपने साथ मिलाकर बड़ी आसानी के साथ बगावत कर सकते हो और एक नई पार्टी बनाकर हमारे एम्परर के खिलाफ जा सकते हो। क्या तुम यहाँ पर एम्परर और हम सभी लोगों को बेवकूफ समझते हो। तो मास्टर हान लिम कहता है कि क्या तुम यहाँ पर हमारे पर गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गो की गेम खेल रहे हैं, तुमने जीनियस के बारे में तो सुना है। तो वो कहता है कि कौन इस बात के ऊपर भरोसा करेगा कि ये सभी लोग यहाँ पर गो की गेम खेलने के लिए आए हैं। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर वो जीनियस ही झूठा, और ये भी तो हो सकता है कि तुम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रहे हो लोगों को जमा करने के लिए, उन सभी को यहाँ पर अपने झंडे के नीचे जमा कर रहे हो ताकि तुम लोग यहाँ पर से इनकलाब ला सको। तो मास्टर हान लिम उनसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, क्या तुमने यहाँ पर जीनियस के बारे में कहानियां नहीं सुनी। तो वो कहता है हाँ मैंने जीनियस के बारे में कहानियां सुनी है और मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं। अगर वो जीनियस है तो फिर बताओ वो कहां पर है, यहाँ पर तो कोई जीनियस है ही नहीं। और इसी के साथ ही वो अपने साथी से कहता है कि क्या तुम्हें वो मिला। तो वो कहता है नहीं सर हमें वो कहीं पर भी नहीं मिला। तो वो उसे कहता है फिर हम लोग यहाँ पर किस जीनियस की बात करने लगता है कि पहले से यहाँ पर डर कर भाग चुका है। और साथ ही वो कहता है कि जल्दी से पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए और बाहर से कोई अंदर नहीं आना चाहिए। और साथ ही वो सोच रहा था कि वो कहां पर भागकर चला गया होगा, मुझे लगता है कि उसे पहले से पता चल गया, इसी वजह से वो यहाँ पर भागकर चला गया। ये तो उसकी अच्छी किस्मत है कि वो भाग गया, वरना वो भी यहाँ पर सभी लोगों के साथ जगह के पर मारा जाता। मास्टर नॉक उन लोगों से कहता है अगर तुम सभी लोग इनोसेंट हुए तो फिर तुम सभी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम सभी लोगों के ऊपर इल्जाम साबित हो गया कि तुम लोगों ने गद्दारी की है तो फिर तुम सभी को मार दिया जाएगा। तो उसी के साथ एक लड़का जो होता है बिल्डिंग्स को सर्च करने के बाद एक बुक लेकर आता है और कहता है कि मास्टर मुझे एक बुक मिली है और इसके अंदर इन सभी मास्टर्स के सिग्नेचर है, यानी कि सभी लोग यहाँ पर वाकई में रेवोल्यूशन के लिए आए हैं, सभी लोग यहाँ पर इनकलाब लाने के लिए गद्दारी करने के लिए आए हैं। और सब तो इसी के साथ मास्टर हान लिम कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, हमने कभी किसी बुक के ऊपर सिग्नेचर नहीं किए, फिर यहाँ पर तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली है। तो मास्टर मॉक उसके सामने उस बुक को रखता है कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर अंधे हो, क्या तुम देख नहीं रहे इसके ऊपर लिखा हुआ है सिग्नेचर बुक, इसका मतलब यह है कि तुम सभी लोगों ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं ताकि तुम सभी लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन सको। तो मास्टर हान लिम कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कमीना यहाँ पर हमारी बात को सुनने वाला है, इसने यहाँ पर ठान लिया कि हमें गद्दारी का लेबल लगाना है तो फिर हमारे पर गद्दारी का लेबल लगा कर ही रहेगा। बाकी के सभी एल्डर्स भी चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर किसी गद्दारी की नीयत से नहीं आए, बल्कि हम तो सिर्फ और सिर्फ गो की गेम खेलने के लिए आए, प्लीज यहाँ पर हमारे पर भरोसा करो। जब किसी के साथ एम्परर का सेकंड ब्रदर जो होता है उसी भीड़ के अंदर से उठकर खड़ा होता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है,
यंग मास्टर नॉक, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद बच पाओगे? तो यंग मास्टर नॉक जब उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि ली वैंगजा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मास्टर ली वैंगजा जो होता है वो उससे कहता है, कमीने कहीं कि मैं यहाँ पर रॉयल हेड इंस्पेक्टर हूँ, क्या मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर नहीं आ सकता? क्या मुझे यहाँ पर तुमसे पूछ कर आना पड़ेगा? बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर ली वैंगजा यहाँ पर हैं, जो कि इंस्पेक्टर हेड है, वो यहाँ पर हम सभी लोगों को बचा लेंगे। उन्होंने यहाँ पर इस बात को नोटिस किया कि हम सभी लोग यहाँ पर सिर्फ गो गेम खेलने के लिए आए, क्योंकि वो इस बात के गवाह हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन सभी लोगों को क्या मास्टर ली वैंगजा बचाने वाले हैं या फिर हमारा वी जॉन इन सभी को बचाएगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे मास्टर ली वैंगजा जो होता है वो उठकर खड़े हो जाते हैं, तो बाकी के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं कि लगता है कि अब हम सभी लोग बचने वाले हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जनरल इंस्पेक्टर हैं। तो जब वो उठकर खड़े होते हैं तो उसी के साथ ही मास्टर नॉक उनसे कहता है कि आप भी यहाँ पर हैं, मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, इसलिए प्लीज हमें माफ करिएगा कि आपको यहाँ पर इतनी बुरी तरह से बांध कर रखा गया है। तो मास्टर नॉक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, हम लोग इस बात को भुला देंगे, इसलिए प्लीज हम सभी लोगों की रस्सियां खोल दो। तो इसी के साथ ही नॉक उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ही ली वैंगजा उसे कहता है कि बताओ कि तुम क्या पूछना चाहते हो? तो मुझसे कहता है कि बताओ क्या ये सारे का सारा तुम्हारा प्लान है? कमीने कहीं के तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर एम्परर के छोटे भाई, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? ये सारे का सारा प्लान तो हमारा ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जानते थे कि तुम इस जगह के ऊपर मौजूद हो। क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि तुम्हें भी यहाँ पर रस्सी में बांधा गया है? क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम यहाँ पर उठकर खड़े होकर मुझसे बात करोगे, मैं कहूंगा ठीक है यार सबको जाने दो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और मास्टर ली वैंगजा को कंधों से पकड़कर वहीं पर ग्राउंड के बैठा देते हैं। उसी के साथ ही मुझसे कहता है कि तुम्हारा जैसा एक बड़ा फिगर यहाँ पर होना इसी बात की निशानी है कि हम लोग यहाँ पर इस बात को सच का सारा रूप दे सकते हैं, क्योंकि तुम यहाँ पर एम्परर के छोटे भाई, हम तुम्हारे पास सारे का सारा इल्जाम डाल देंगे कि तुमने यहाँ पर मास्टर हानलिम की मदद से यहाँ पर इन सभी लोगों को इकट्ठा किया, यहाँ पर रेवोल्यूशन के बारे में सोच रहे थे, तुम इनकलाब लाने के बारे में सोच रहे थे, तुम गद्दार हो। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ली वैंगजा चलाकर उसे कहते हैं बकवास बांध करो, तुम बस यहाँ पर हमारे पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है जब मैं जाकर एम्परर से इस बारे में बात करूंगा? तो मास्टर नॉक उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर से जाकर एम्परर को देख पाओगे या फिर एम्परर से बात कर पाओगे? क्योंकि तुम में से आज यहाँ पर से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। तुम सभी के ऊपर गद्दारी का इल्जाम साबित हो चुका है। मेरे पास यहाँ पर सिग्नेचर बुक है और ऊपर से ली वैंगजा यहाँ पर मौजूद है, तो मैं यहाँ पर तुम सभी को इसी जगह के ऊपर मार डालूंगा। यही समझ लो कि एम्परर को जाकर यही बताएंगे कि हमारे पास पूरे सबूत थे और ये सभी लोग गद्दारी करने के लिए तुम्हारे खिलाफ आ रहे थे, हमने वहीं पर सभी लोगों को मार डाला। तो ली वैंगजा चलाकर उसे कहते हैं कमीने कहीं के हीवंस तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे, अगर तुम यहाँ पर हम सभी को मार डालोगे तो फिर तुम भी नहीं बचोगे। तो वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, अब यहाँ पर या तो मुझसे भीख मांग लो या फिर हेवन से भीख मांग लो, लेकिन तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे। फिर इसी के साथ यंग मास्टर नॉक जो होता है उस बुक को अपनी जेब में रखता है और कहता है लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे मैं यहाँ पर जिंदा छोड़ना चाहता हूँ। और आगे बढ़ता और कहता है कि मुन युनजी, अब यहाँ पर इस बारे में तुम क्या सोचती हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर मैं अपने तरीके से करूंगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाली है। अब बताओ कि क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ करने को तैयार हो या फिर अभी भी यहाँ पर तुम नहीं मानोगी? क्योंकि अगर तुम अभी भी यहाँ पर नहीं मानोगी तो फिर तुम्हें और भी ज्यादा दर्द होने वाली है। और साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि बताओ ना, क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है? तो वो उसके मुंह पर थूक देती है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे वो उसके मुंह पर थूकती है और चलाकर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया पिक के साथ कभी शादी नहीं करूंगी, अपना दिमाग तुम्हारा ठीक है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। तो उसी के साथ ही वो घटिया पिक जो होता है वो उसके थूक को भी चाट जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? मुझे तुम्हारे साथ कोई शादी बात ही नहीं करनी, बल्कि अब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ टैक्स करना है। इसी के साथ यंग मास्टर नॉक उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मैं नहीं मारने वाला, क्योंकि तुम तो यहाँ पर बार बार यूज हो सकती हो। रीयूजेबल चीजों को हम लोग क्यों यहाँ पर फेंके या फिर उन्हें मारकर दफना दे, तुम तो यहाँ पर मेरे साथ रहोगी। और साथ ही वो उसे कहता है कि अब मुझे बताओ कि क्या हम लोग यहीं पर कुछ करें या फिर कहीं और पर चले, क्योंकि मैं जहाँ पर तुम्हें जो दर्द देने वाला हूँ वो 100 गुना ज्यादा होने वाला है। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, मेरे मुंह पर थूक कर, तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो उसी के साथ ही हमारी मिस मुंजी जो होती है वो अपनी जुबान बाहर निकालती है और कहती है कि मैं जहाँ पर तुम्हारे हाथों से शर्मिंदा होने से अच्छा है कि अपनी जान दे दूं। मैं कभी भी तुम्हारे साथ किसी बिस्तर पर नहीं जाने वाली हूँ, ना ही जहाँ पर तुम्हारे हाथों से शर्मिंदा होने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ। लेकिन जैसे वो अपनी जुबान को अपने दांतों में रखती है, इसी के साथ एक सोल्जर उसके बाप के गले के ऊपर अपनी तलवार रखता है और उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर अपनी जान देती हो हमारे मास्टर के साथ कुछ किए बिना तो फिर तुम्हारा बाप पहले मरेगा। तो क्या तुम अपने बाप को मरता हुआ देखना चाहती हो? तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारा बाप यहाँ पर खुदकुशी करने की कोशिश करेगा तो बाकी के सभी लोग एक एक करके यहाँ पर मरेंगे। जब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ अपना सब कुछ ठरकपुड़ा पूरा नहीं कर लेता तब तक यहाँ पर कोई भी खुदकुशी नहीं करेगा, और अगर कोई खुदकुशी करेगा तो बाकी के सभी लोग मरेंगे।
देंगे, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर बेबस हो, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। तो बेचारी वहां पर खामोश होकर बैठ जाती है। तो इसी के साथ ही हमारा जो मास्टर नॉक होता है उसे कहता है कि अब बस यहाँ पर तुम सभी लोगों को जो भी तुमने क्राइम्स किया उन सभी का भुगतान भुगतना होगा। तुम लोग यहाँ पर गद्दारी करने वाले थे, यहाँ पर गद्दारी की सजा में तो ये भी शामिल होना चाहिए ना। उसी के साथ यंग मास्टर नॉक जो होता है वो मुंजी के पास चला जाता है और उसे कहता है कि चलो आप जल्दी से अब अपने कपड़े उतारना शुरू करो, वैसे भी इतने सारे लोगों की परवाह मत करो, ये सभी लोग तो वैसे भी मरने वाले हैं, इन सभी के सामने अगर कर लिया तो कोई मसला नहीं है। जब किसी के साथ ही फादर चिल्लाकर कहता है कि जुंजी बेटा प्लीज यहाँ पर से भागो, लेकिन भागे कैसे? वहां पर उस बड़े पिग ने उसे पकड़ रखा है, उसके बालों से पकड़कर उसके मुंह पर हाथ फेर रहा होता है। अब यहाँ पर से वो कैसे भाग कर जा सकती है? तो जुंजी वहां पर सोच रहे थे प्लीज कोई तो यहाँ पर आए, कोई तो आए, मुझे इस पिग से बचा ले, ये पिग तो यहाँ पर मुझे मार डालेगा। और वो जैसी वहां पर इतनी बात करती है वहां पर सामने की तरफ देख दिया कि वहां पर सामने हमारा विजयन होता है। विजयन जो होता है वो छत के ऊपर से चढ़कर भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो जैसे वो छत के ऊपर चढ़ता है वहां पर से पीछे की तरफ छलांग लगाने लगता है। वो चलाकर कहते हैं कि विजयन हो कमीने, कहीं कि तुम कहां पर जा रहे हो? तो हमारा विजयन कहता है कमीनी तुम्हें क्या जरूरत थी मेरा नाम पुकारने की, अभी मैं जहां पर से निकल जाता। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता और कहता है क्या हो गया? तो उससे कहते हैं क्या मतलब क्या हो गया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम सभी लोगों को यहाँ पर मारने की कोशिश की जा रही है और ऊपर से ये मेरी मारने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर नीचे उतरो और आकर मुझे बचाओ। तो हमारा विजयन से कहता है कि नहीं मैं तो बस यहाँ पर छुपकर अटैक करने के बारे में सोच रहा था। तो वो सभी लोग कहते हैं कि किसी भी एंगल से दिखाई तो नहीं दे रहा कि तुम यहाँ पर छुप रहे थे, ये तो साफ पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर छत के ऊपर से छलांग लगाकर भागने वाले थे। तो हमारा विजयन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जहाँ पर अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें गलती क्या है? तुम सभी लोग तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हो। तो युनजी उसे कहते हैं कमीने कहीं कि तुमने मार्शल आर्ट सीखी हुई है तो यहाँ पर नीचे और आकर इनसे फाइट करो। तुम्हारा विजयन से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे स्किल्स के बारे में कुछ ज्यादा ही बातें कर रही हो, मैं तो सिर्फ एक गो का प्लेयर हूँ, मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आती और मैं यहाँ पर इतने सारे लोगों से कैसे फाइट कर पाऊंगा? और जहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं और मैंने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि मैं इस जगह के ऊपर बिल्कुल ही फाइट नहीं करने वाला और मैं यहाँ से भाग कर जाने वाला, इसलिए प्लीज तुम सभी लोग जो कार्य वो करते रहो। और मास्टर मोटू तुम भी यहाँ पर जो करना चाहते हो उसके साथ करो, कंटिन्यू रखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो सभी लोग कहते हैं कि ये किस किस्म का जीनियस है, ये तो एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। जब किसी के साथ यंग मास्टर नॉक जो होता है वो चिल्लाकर कहता है कि वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर से जा सकते हो? आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग उनके पर गद्दारी का लेबल लग चुका है, तुम भी यहाँ पर उन सभी में शामिल हो, तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। तुम्हारा विजयन से कहता है कि तो इस बात का क्या मतलब है कि मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगा? तो मोटू से कहता है कि तुम जहाँ पर भी जाओगे एम्परर की आंखें वहां पर भी होंगी और तुम्हारे पर गद्दारी का इल्जाम है, इसका मतलब यह है कि तुम कहीं पर भी जाकर बच नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए पहुंचना मुश्किल है कि तुम कहीं पर जाकर छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। तो विजयन कहता है ये तो बात की बात है ना, बाद में अगर तुम लोग मुझे ढूंढ लेते हो तो ढूंढ लेते हो, लेकिन अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो नॉक जो होता है अपने साथी से कहता है कि जाओ जाकर उसे पकड़ो, इसे जाने मत देना। तो उसका साथी से कहता है जी सर मैं अभी जाता हूँ। बड़ी तेजी के साथ हमारे विजयन की तरफ आगे बढ़ता है ताकि जाकर उसके पकड़ सके या फिर उसे मार सके। तो हमारी मिस मुंजी जो होती है वो चलाकर उसे कहते हैं कि लड़के भागो यहाँ से। तो माँ विजयन से कहता है कि तो बड़ी स्ट्रेंज बात है, पहले तुम जहाँ पर मुझसे कह रही थी कि मदद करो, अब तुम कह रही हो कि भागो, क्या तुम यहाँ पर एक बात नहीं कर सकती? और साथ ही वो जो मास्टर होता है वो उसके करीब पहुंच जाता है, उसके करीब पहुंचकर जैसे ही अटैक करने लगता है। इसी के साथ ही विजयन जो होता है ऊपर की तरफ जंप करता है और ऊपर जंप करने के बाद साथ ही अपनी कोहनी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। और जब वो मास्टर के ऊपर कोहनी मारता है तो उसी के साथ ही वो निंजा मास्टर जो होता है सीधा ग्राउंड के ऊपर उल्टा आकर गिरता है और वहीं पर गिरकर मर जाता है। तो उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो माजुंजी जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, कि तुम एक बहुत ही अजीब औरत हो, तुमने यहाँ पर पहले मुझे कहा कि यहाँ पर रुको मेरी मदद करो, फिर तुम कह रही हो कि यहाँ से भागकर चले जाओ, इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा विजयन अब यहाँ पर इन सभी लोगों के लिए फाइट करेगा और इन सभी को बचाने की कोशिश करेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि विजयन जो होता है वहां पर उनमें से एक मार्शल मास्टर को कोहनी मारकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है और उसको मारने के बाद वो कहता है कि उसे लगता है कि मैंने जहां पर कुछ ज्यादा फोर्स को यूज कर दिया। फिर साथ ही वहां पर नीचे उतर आता है। तो बाकी के सभी लोग से देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तो वाकई में एक जीनियस है, हमें तो लगा था सिर्फ और सिर्फ गो का प्लेयर है, लेकिन ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट भी है। तो मास्टर नॉक कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है और साथ ही उसे कहता है कि लड़के तुम इतने बुरे नहीं हो। तो वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मास्टर नॉक चलाकर उसे कहता है बकवास बंद करो, मैंने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं किया। तो विजयन से कहता है लेकिन तुमने यहाँ पर मेरी तारीफ तो की, इसे कॉम्प्लीमेंट ही कहते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर नॉक जो होता है वहां पर अपने एक साथी से कहता है जिसे वो फर्स्ट डार्कनेस कह रहा होता है, यानी कि उसका जो टाइटल होता है फर्स्ट डार्कनेस होता है और बाकी सभी सोल्जर से वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो उसे कहता है कि जाओ जाकर उसे पकड़ो, मैं जहां पर चाहता हूँ उस लड़के को मेरे सामने लेकर आओ और मेरे सामने आकर माफी की भीख मांगे, मेरे सामने यहाँ पर उसे माफी की भीख मांगनी चाहिए। तो वो कहता है जी सर मैं अभी जाता हूँ, जाकर उसे पकड़ कर लाता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जो नॉक होता
है उसे कहता है कि उसे जान से मत मारना, सिर्फ उसे पकड़ कर लाना, अगर चाहो तो उसके एक दो बाजू को काट सकते हो, लेकिन उस लड़के को जिंदा रहना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। तो फर्स्ट डार्कनेस उसे कहता है जी मास्टर, मैं उसे जिंदा पकड़ कर लाऊंगा। इसी के साथ ही हमारा वीज योनो भी नीचे उतर आता है और फर्स्ट डार्कनेस भी उसके सामने खड़ा हो जाता है। तुम्हारा वीज योनो से कहता है जरा रुको 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 वेट करो। तो उसे कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या मसला है। तुम्हारा वीज योनो से कहता है कि मैं जाकर अपनी तलवार ना ले आऊं, मेरी तलवार मेरे रूम में रह गई है, मैं अभी जाता हूँ भाग के जाकर अपनी तलवार ले आता हूँ। तो वो कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं तुम्हें तलवार लाने के लिए क्यों जाने दूंगा। तो वीज योनो से कहता है कि तुम काफी ज्यादा ओल्ड इंसान हो, यानी कि तुम यहाँ पर एक बुढ़े इंसान हो और तुम इस बात को समझते होगे कि मेरे जैसा एक यंगर बच्चा तुम्हारे साथ बिना तलवार से कैसे फाइट कर पाएगा, मुझे तलवार लाने दो फिर मैं तुमसे फाइट करूंगा। तो फर्स्ट डार्कनेस उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो और ऐसे यहाँ पर फाइट करो। जबकि महावीर योनो कहता है कि 5 साल पहले दुनिया इतनी भी जालिम नहीं थी, और साथ ही वहां पर उसकी नजर झाड़ू के ऊपर पड़ती है जो साइड के ऊपर पड़ा होता है। तो वो कहता है कि लगता है यही काम आएगा और वो उस झाड़ू को उठा लेता है। फर्स्ट डार्कनेस कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तुम्हारा वीर योनो से कहता है क्या मतलब है, तुमने मुझे तलवार लाने नहीं दी तो फिर मैं इसी को यूज करूंगा ना, मेरे पास अब तलवार नहीं है तो फिर मुझे भी अपनी सेफ्टी के लिए कुछ चाहिए होगा, तो मैं इसे तलवार की तरह यूज करूंगा। तो फर्स्ट डार्कनेस कहता है कि ये मेरी इंसल्ट है, तुम जहां पर तलवार को यूज करो। तुम्हारा वीर योनो से कहता है तुमने तो पहले कहा कि मैं जाकर तलवार नहीं ला सकता और अब तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारी इंसल्ट है, अगर फाइट करनी हो तो फिर करो, नहीं तो मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा। तो फर्स्ट डार्कनेस कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि मास्टर नॉक के ऑर्डर्स है कि तुम्हें वो खुद मारेंगे, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपनी तलवार से तुम्हारी टांगे और तुम्हारे बाजू काटूंगा। और इसी के साथ ही फर्स्ट डार्कनेस से कहता है कि बाद में तुम यहाँ पर माफी की भीख मांगोगे। और इसी के साथ ही वीर यानो जो होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पर फाइट स्टार्ट भी करोगे या नहीं, कितनी देर तक तुम इस तरह की बकवास बातें करते रहोगे और फिर जाकर तुम अपनी फाइट को स्टार्ट करोगे, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। तो फर्स्ट डार्कनेस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे लपकता और कहता है कमीना कहीं का, तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और वो उसके करीब पहुंचता और जाकर अपनी तलवार को उठाकर जैसे ही वहां पर अटैक करने लगता है। तुम्हारा वीर योनो से कहता है कि तुम काफी ज्यादा बुढ़े इंसान हो लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस तो जीरो है, क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि जब हमारे पास लॉन्ग रेंज अटैक होता है तो उसके इतने करीब नहीं जाना चाहिए। तो इसी के साथ ही अपना झाड़ू उसके मुंह पर मारता है। जैसे ही वो हमारा जो वीर योनो होता है वो उसके मुंह पर झाड़ू मारता है, उसका मास्क भी टूट जाता है और साथ ही वो बुरी तरह से हिट होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। तो उसके गिरने के बाद वो कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा उसने अपने झाड़ू के साथ ही मुझे पीट दिया, जबकि मास्टर नॉक और बाकी के सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहता है कि क्या ये वाकई में एक नॉर्मल झाड़ू है, एक नॉर्मल झाड़ू के साथ उसने एक मार्शल मास्टर को ग्राउंड के ऊपर कैसे गिरा दिया। तो हमारा वीर योनो से कहता है कि मुझे लगता है कि एक झाड़ू जो है वो कचरे को सफाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और आज यहाँ पर ये बात साबित हो गई है। तुम सभी कचरों को मैं यहाँ पर इसी झाड़ू के साथ ही साफ करने वाला हूँ। तो फर्स्ट डार्कनेस जो होता है वो झाड़ू खाने के बाद फिर से उठकर खड़ा होता है और कहता है कि मेरा सर अभी तक घूम रहा है, एक नॉर्मल लकड़ी के झाड़ू के साथ इसने यहाँ पर मेरा मास्क भी तोड़ दिया, इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आई कहां से। तुम्हारा वीर योनो से कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर फाइट करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी जो कैपेबिलिटीज है वो तो बहुत ज्यादा कम है, यानी कि तुम तलवार के साथ बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो। और साथ ही वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारा वीर योनो के करीब जाकर फिर से अपने झाड़ू के साथ से पीटना शुरू कर देता है और कहता है अभी तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने बात कर रहा था और अभी यहाँ पर तुमने मुझे टोकने की हिम्मत कैसे की। तो वो बार बार अपने झाड़ू से पीट रहा था और बड़ी तेजी के साथ से पीट रहा था। तो फर्स्ट डार्कनेस कहता है कि ये इतनी तेजी के साथ अपने झाड़ू को घुमा कैसे रहा है, अगर इसके हाथ में यहाँ पर तलवार होती तो मैं कितनी बार इसके हाथ से मर चुका होता। तो वो जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटता और कहता है कमीना कहीं का, मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी ये काफी ज्यादा तेज है और मुझे ये बात भी माननी पड़ेगी कि यहाँ पर इसका जो घटिया मुंह है उसको चलाने के लिए इसके पास कम से कम स्किल्स भी है जो कि इसे बैकअप दे रहे हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये यहाँ पर मुझसे बेहतर तो नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही वो अपने पास एक लीथल पॉइजन वाला नाइफ निकालता है जिसका नाम 7 स्टेप सोल चेजिंग सरपेंट नाइफ होता है। वो एक बहुत ही खास किस्म का नाइफ होता है, यानी कि वो पॉइजन वाला नाइफ होता है। तो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तो वीर योनो से कहता है तो तुम यहाँ पर पॉइजन यूज करने वाले हो, यानी कि अब तुम यहाँ पर मेरे साथ गंदा खेल खेलोगे। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ से हमारा फर्स्ट डार्कनेस उसे कहता है कि तुमने मुझे मजबूर किया इस पॉइजनस नाइफ को यूज करने के लिए, वरना मैं इस नाइफ को यूज नहीं करता। तुम्हारा वीर योनो से कहता है लेकिन ये मेरे पर काम नहीं करेगा। तो ये बात सुनने के बाद फर्स्ट डार्कनेस से कहता है अब ये मत कहना कि तुम हर किस्म के पॉइजन से इम्यून हो, यानी ये पॉइजन तुम्हारे पर काम नहीं करेगा। तुम्हारा वीर योनो से कहता है नहीं नहीं, इस बात का मतलब ये नहीं है, मतलब मैं जहां पर ये कह रहा हूं कि तुम्हारा पॉइजन मेरे पर काम तो करेगा लेकिन तुम यहाँ पर इस पॉइजन के साथ मेरे पर अटैक नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ ही हमारा वीर योनो जो होता है वहां पर बात करते करते बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मेरे कहने का यही मतलब था कि तुम इस नाइफ को निकाल तो लिया है लेकिन इसे यूज नहीं कर पाओगे। और उसके करीब पहुंचने के बाद उसके ऊपर अपने झाड़ू से अटैक करता है, उसका नाइफ उसके हाथ से छूट जाता है। फिर साथ ही हमारा फर्स्ट डार्कनेस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि इस लड़के की स्पीड बहुत ज्यादा है, काश ये लड़का यहीं पर रुक जाए, मेरे पर अटैक ना करे। तुम्हारा वीर योनो से कहता है कि मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ, तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ पर काश रुक जाऊं लेकिन मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं। और इसी के साथ ही वो उसके मुंह पर जबरदस्त तरीके से झाड़ू के साथ अटैक करता है। वो उसको बहुत सारे झाड़ू पीस के साथ पीटता है, यानी कि बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है, इतनी स्ट्राइक्स लगाता है कि फर्स्ट डार्कनेस की हालत बुराब हो जाती है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो वीर योनो कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा दुश्मन जो है वो कोई
कोई ऐसी तैयारी करने की कोशिश कर रहा है जो कि तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो, तो फिर यहाँ पर वेट मत करना कि उसकी बातें भी मत सुनना, बस उसके पर अटैक करके उसे पीट देना। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको पीट दिया और मास्टर नॉक वहां पर काफी ज्यादा घबरा रहा था, कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसका मुकाबला करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि फर्स्ट डार्कनेस हमारे सोल्जर्स में से सबसे बेस्ट था, अगर इसने यहाँ पर उसे इतनी आसानी से पीट दिया है इसका मतलब शायद कि एक मार्शल मास्टर है, मैं यहाँ पर इसे फाइट करके हरा नहीं पाऊंगा। तो वी जोनो जो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए हम सभी लोगों को यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, तो क्या तुम यहाँ पर से वापस जाने को तैयार हो? जबकि मास्टर नॉक जो होता है तालियां बजाना शुरू कर देता है। तुम्हारा वी जोनो कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है? तो इसी के साथ ही यंग मास्टर नॉक उसे कहता है कि अमेजिंग अमेजिंग, मुझे ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई, तुम अभी बहुत ज्यादा छोटे हो लेकिन तुम्हारी मार्शल आर्ट्स प्रोग्रेस काफी ज्यादा अच्छी है। तो वी जोनो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। जबकि मुंजी उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हारा वी जोनो कहता है कि वो मेरी तारीफ कर रहा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर खुश हो रहा हूँ। जबकि इसी के साथ ही मास्टर नॉक सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं इस लड़के को अपने झांसे में फंसा सकता हूँ, और साथ ही उसे कहता है कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि तुमने यहाँ पर हमारे कैप्टन फर्स्ट डार्कनेस को बड़ी आसानी से हरा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस बात से यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई है कि तुम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, तो अब यहाँ पर मैं तुम्हारी कीमत लगा सकता हूँ, यानी कि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती हो। तुम्हारे जैसा एक मार्शल मास्टर जो है वो एक टैलेंटेड मार्शल मास्टर मेरी साइड के ऊपर होना चाहिए, तो क्या तुम मेरी साइड के ऊपर काम करना चाहोगे? क्या तुम मेरी साइड के ऊपर आना चाहोगे? तो मुझे चिल्लाकर कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ पर इसकी साइड के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें झांसा देने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ ही मास्टर नॉक उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें दे सकता हूँ जो तुमने अपनी जिंदगी में इमेजिन भी नहीं की होंगी। मैं तुम्हें पावर दे सकता हूँ, मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूँ, मैं तुम्हें इस दुनिया की हर एक चीज दे सकता हूँ, बस तुम यहाँ पर ये फैसला करोगे तुम्हें मेरी साइड के ऊपर आना है। तुम्हारा बीच योनो से कहता है कि जो भी इंसान यहाँ पर मोरल्स को फॉलो करता है, जो किसी मास्टर की टीचिंग्स को फॉलो करता है, वो कभी भी यहाँ पर इस तरह की लालची चीजों की तरफ नहीं जाएगा। तो वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये बात तो वाकई में सच है कि एक मार्शल मास्टर जो होते हैं उन्हें इस चीज की लालच नहीं होती, लेकिन साथ ही हमारा वीज योनो कहता है लेकिन मैं अलग हूँ, मुझे बताओ कि तुम मुझे और क्या क्या दोगे, कंप्लीट पैकेज बताओ, फिर मैं तुम्हारी साइड पर आ जाऊंगा। ये बात सुनते हुए सभी लोग कहते हैं कमीने कहे कि मर जाओ, तुम एक बहुत ही घटिया मार्शल मास्टर हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 16 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वीज योनो वाकई में उसकी साइड पर चला जाएगा या फिर उसके साथ मजाक कर रहा है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? एसओएस के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वी योनो जो होता है वहां पर नॉक की ऑफर सुनने के बाद कहता है कि कोई भी अच्छा इंसान जो होगा वो कभी भी इस तरह की लालची कामों में नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अलग हूं, मैं जहां पर तुम्हारी ऑफर को सुनना चाहता हूं, बताओ कि तुम मुझे और क्या क्या दे सकते हो। तो इसी के साथ बाकी के सभी लोग उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं। स्पेशली मास्टर ली वैंगजा जो होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कि लड़के ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि जिंदगी में सिर्फ पावर और पैसा ही सब कुछ होता है? तो वी योनो से कहता है कि हाँ, पावर और पैसा ही सब कुछ होता है। मास्टर नॉक भी उसे कहता है पैसा ही सब कुछ होता है, और हमारी मिस युंजी जो होती है वो भी उसे कहते हैं कि हाँ मास्टर, पैसा और पावर ही सब कुछ होता है। तो वो चिल्लाकर कहता है कि नहीं नहीं, ये सच नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पावर और पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि हमारे मोरल्स भी होते हैं। बताओ कि तुम्हें कितने पैसे दे रहा है, मैं यहाँ पर तुम्हें उसका डबल देने को तैयार हूँ। तुम्हारा वीज योनो से कहता है कि बताओ तुम यहाँ पर कितना दोगे, जब किसी के साथ यंग मास्टर नॉक कहता है कि ये नठल्ला तुम्हें क्या देगा। हाँ ये बात ठीक है कि ये एम्परर का छोटा भाई है, लेकिन इसे एम्परर की गद्दी के ऊपर गद्दी तो नहीं मिली, यानी कि ये एम्परर के ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ एक चीफ एडवाइजर है, या फिर ये समझ लो कि चीफ गार्ड है, यानी कि वहां पर तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये तुम्हें अपने दरबार में एक पोजीशन दिलवा सकता है, तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल कैप्टन बनवा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाएगा। वीज योनो जो होता है मास्टर ली वैंगजा से कहता है तो जल्दी से बोली लगाओ, क्योंकि अगर यहाँ पर अच्छी बोली लगाओगे तो फिर मैं तुम्हारी साइड के ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन तुम यहाँ पर हार रहे हो। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं मास्टर हानलिम जो होते हैं वो से कहता है कि लड़के मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम अपने मास्टर की टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर रहे? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर दुनिया में दो अलग अलग चीजें होती है, एक ये लोग यहाँ पर हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं और हम सभी लोगों को यहाँ पर ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम यहाँ पर इन मोरल्स को कैसे छोड़ सकते हो? क्योंकि तुम एक मास्टर के सिखाए हुए स्टूडेंट्स, और तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कुछ ना कुछ तो सिखाया होगा। तुम्हारा वीज योनो कहता है कि क्या मेरे मास्टर की बात कर रहे हो? तो वो से कहता है कि हाँ, तुम्हारे मास्टर ने क्या तुम्हें यहाँ पर बताया नहीं किस तरह की सिचुएशन से कैसे निकलते हैं? जब तुम्हें यहाँ पर गलत और सही के बीच में से कुछ चूज करना हो तो क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें ये नहीं बताया था कि हमेशा यहाँ पर सही रास्ते को चूज करना, राइटनेस का साथ देना? और साथ ही मास्टर हानलिम सोच रहे होते हैं कि कोई भी मास्टर जो है ना, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा राइटनेस की बात को ही सिखाएगा कि सही रास्ते को चूज करना, क्योंकि मास्टर्स हमेशा यहाँ पर यही कहते हैं कि पैसा और पावर सब कुछ नहीं होते, बल्कि उनके लिए मार्शल आर्ट से सब कुछ होती है। तुम्हारा वीज योनो कहता है कि अब जबकि तुमने मेरे मास्टर की बात की है, तो मेरा मास्टर जो था वो हमेशा एक बात कहता था, मास्टर ने कहा था कि जिस साइड के ऊपर तुम्हें ज्यादा पैसा मिले उसी साइड के ऊपर जाना, क्योंकि पैसा ही सब कुछ होता है। एक बार मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि मेरे बच्चे, इस दुनिया में पावर और पैसा जो होता है वो सब कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पर बिना पावर और पैसे के सिर्फ और
सोच रहा है मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करके या फिर राइटियसनेस के साथ पेट नहीं बढ़ता, बल्कि अपना पेट भरने के लिए तुम्हें यहाँ पर पैसों की जरूरत है। और पैसे हासिल करने के लिए अगर तुम्हें कुछ भी करना पड़े वो जरूर करना, फिर चाहे तुम्हें यहाँ पर किसी के तलवे क्यों ना चाटने पड़े या फिर किसी के पांव ही क्यों ना काटने पड़े। तो यंग मास्टर नॉक उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हारा मास्टर बिल्कुल सही कहता था, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। अगर तुम्हें यहाँ पर पैसा चाहिए तो फिर मैं तुम्हें ढेरों सारा पैसा दे सकता हूँ, और वैसे भी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स या फिर यहाँ पर राइटियसनेस को फॉलो करके क्या ही मिलने वाला है, जबकि गलत काम करके तुम ढेरों सारा पैसा कमा सकते हो और एक ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकते हो। अब बताओ कि क्या तुम यहाँ पर मेरे फादर के लिए काम करोगे। तुम्हारा वीज योनो कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा कि मुझे तुम्हारे फादर के लिए काम करना पड़ेगा, क्या मुझे काम भी करना पड़ेगा। जबकि जुनजी से कहता है कि अगर तुम्हें काम नहीं करना तो फिर यहाँ पर हमारे साइड के ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें सबसे बेस्ट खाना दूंगी, दिन में 3 टाइम खाना और साथ में हर टाइम तुम यहाँ पर सो सकते हो, बिल्कुल यानी कि तुम रेस्ट कर सकते हो, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो वीज योनो कहता है क्या वाकई में हर दिन यहाँ पर आराम से सो सकता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ हर दिन सो सकते हो। जब किसी के साथ मोटू नॉक भी से कहता है मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम एक मार्शल मास्टर हो, तुम बस हमारी साइड के ऊपर आ जाओ, हम तुम्हें बस यहाँ पर रिवार्ड देंगे। तो और तुम सारा दिन तुम यहाँ पर सोते रहना, जो तुम करना चाहो वो कर सकते हो, खा पी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो वीज योनो कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारी ऑफर काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। जबकि बाकी के वहां पर सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें, ये लड़का तो यहाँ पर अपनी बोली लगवा रहा है कि कौन जहाँ पर इसे ज्यादा दे सकता है। इसी के साथ ही वीज योनो जो होता है वो कहता है कि आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तो मोटू नॉक उसे कहता है कि तुम्हारा सबसे पहला मिशन यहाँ पर ये होने वाला है कि सभी लोगों को मार डालो। तो वीज योनो कहता है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा। तो वो कहता है लेकिन क्यों, हम दोनों के बीच में यहाँ पर अभी भी तो बात हुई है, हम दोनों में डील हो गई और तुम यहाँ पर मेरे लिए पहले ही काम नहीं कर रहे। तो वीज योनो कहता है कि मेरी डील जहाँ पर ये नहीं थी और वैसे भी मैंने जहाँ पर आज तक किसी इंसान की जान नहीं ली, तो फिर मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को भी कैसे मार सकता हूँ। तो मोटू नॉक उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर खुद इन सभी लोगों को मार डालता हूँ, तुम्हें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर बीच में मत आना और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि मुझे एक तलवार दो, मैं यहाँ पर अपने हाथ गंदे तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे खुद ही यहाँ पर इन सभी को मारकर अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। जब किसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ता है, मास्टर हानलिम जो होता है फिर से चलाकर उसे कहता है कि वीज योन हो, क्या तुम यहाँ पर ये सब कुछ करने वाले हो, क्या तुम यहाँ पर ये देखते रहोगे कि ये हम सभी को मार डालेगा। तुम सभी लोग यहाँ पर अपने एम्पर के पहुंचता वफादार, हमने कभी यहाँ पर इस बारे में सोचा भी नहीं कि अपनी को पार्टी बनाकर इनके खिलाफ गद्दारी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाँ तो मास्टर नॉक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि यहाँ पर ये बात तुम्हारी वफादारी की है, ये बात यहाँ पर तुम्हें रास्ते से हटाने की है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस बारे में पता नहीं है कि तुम यहाँ पर कितने वफादार हो। तो जुनजी वहां पर चला कर कहते हैं मेरे फादर प्लीज यहाँ पर फादर को मत मारो, लेकिन फादर भी अपनी आंखें बंद कर देते हैं, उन्हें लगता है कि वहां पर मरने वाले हैं। तो मोटू नॉक जैसे वहां पर अपनी तलवार घुमाकर अटैक करने लगता है, मां वीज योनो जो होता है उसकी तलवार को पकड़ लेता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, मुझे लगता है कि इतना काफी है। तो नॉक उसे कहता है कि ये क्या तुमने यहाँ पर तलवार को क्यों पकड़ा, तुम यहाँ पर मुझे रोक क्यों रहे हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम दोनों में डील हो गई है। तो वह वीज योनो से कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए रोका है क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ गेम खेलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया है। क्या तुम्हें पता है कि मेरे मास्टर की एक और टीचिंग्स भी थी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे मास्टर ने मुझे सिर्फ इतना ही नहीं कहा था कि जिस साइड के ऊपर ज्यादा पैसा उसी साइड के ऊपर जाना चाहिए। चलो पहले मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी एक पास की स्टोरी बताता हूँ। बचपन में मेरे फादर की एक बहुत ही खास किस्म की एक इंक प्लेट हुआ करती थी और मुझसे वो इंक प्लेट टूट गई और मास्टर जो मेरे फादर जो थे वो 3 दिन के बाद घर वापस आने वाले थे और मुझे ये भी पता था कि उनकी ये बहुत ही खास इंक प्लेट है और इसको जब टूटा हुआ देखेंगे तो मुझे बुरी तरह से पीटने वाले हैं। वो 3 दिन मैंने इस डर में गुजारे कि फादर वापस आकर मुझे बुरी तरह से पीटेंगे, जिसकी वजह से मैं चैन से सो नहीं पाया था। और फादर जब वापस आया तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा, मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा कि ये समझ लो कि मैं आधबारा हो गया। लेकिन वहां पर मुझे इतना दर्द नहीं हुआ क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं इसी टेंशन में था, इसी दर्द में था कि यहाँ पर मेरे फादर आएंगे मुझे पीटेंगे, इसी वजह से मुझे वहां पर उसका ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैंने मार खा ली तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। लेकिन अब यहाँ पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे फादर कोई बुरे इंसान हो गए और मैं यहाँ पर अपने फादर के साथ कुछ बुरा काम करूं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम्हारा मोटू नॉक उसे कहता है कि इस बात का मेरे से क्या ताल्लुक है, यहाँ पर सिचुएशन से क्या ताल्लुक है। तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने मास्टर की टीचिंग्स बता रहा हूँ। मेरे मास्टर ने कहा था कि यहाँ पर मैं पैसे की साइड को चूज करना चाहिए, लेकिन हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि किसी ने हमारे साथ क्या किया है। अगर कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो फिर हमें यहाँ पर उनकी अच्छाई का बदला भी चुकाना चाहिए और हमें यहाँ पर उनका एहसान नहीं रखना चाहिए, वरना हमें बाद में उनके अच्छाई के एहसान को 20 गुना या फिर 30 गुना बढ़ाकर वापस करना पड़ेगा। इसी वजह से मेरे मास्टर ने कहा था कि अगर यहाँ पर कोई तुम्हारे साथ अच्छा करता है तो उसके साथ डबल अच्छा करो। इन सभी लोगों ने यहाँ पर मुझे इस जगह के ऊपर रखा, पिछले कई दिनों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मुफ्त का खाना खा रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि इन सभी के मेरे पर एहसान है। अब जबकि इन सभी के मेरे पर एहसान है तो फिर मुझे लगता है कि मेरा कर्ज वापस करने का वक्त आ चुका है। मैं यहाँ पर इन सभी लोगों की जान बचाकर अपना कर्ज वापस करूंगा ताकि इन सभी लोगों का मेरे पर कोई एहसान ना रहे। तो मोटू नॉक उसे कहता है तो अच्छा इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर इन सभी लोगों को बचाने के लिए मुझे रोकोगे। और साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता और कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम यहाँ पर मुझे रोक सकते हो? पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी साइड के ऊपर
लेकर आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे हो इसी वजह से। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे डरता हूँ। तो हमारा बीच योनो से कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है, और इसी के साथ ही मोटू जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। असल में वो भी एक मार्शल मास्टर होता है, वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, बस मैं यहाँ पर एक अच्छे कैंडिडेट को अपनी टीम में लेकर आने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा बीच योनो अब यहाँ पर इसे फाइट करके कैसे हराएगा, और क्या मोटू वाकई में एक बहुत ही पावरफुल मार्शल मास्टर है, क्योंकि इसकी पावर लेवल्स को देखकर तो लगता है कि वाकई में काफी खतरनाक मार्शल मास्टर है। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, एसवीएस के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो मोटू जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें क्या वाकई में लगा था कि मैं यहाँ पर इतना कमजोर हूँ जो तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें अपनी साइड के पर लाना चाहता था, लेकिन अब जबकि तुमने मना कर दिया है तो फिर मुझे यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा और तुम्हें अब मरना होगा। तो जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है उसकी पावर्स तो काफी ज्यादा होती है, यानी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर होता है। तो इसी के साथ जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं उसे कहता है कि आप यहाँ पर बताओ कि क्या तुम वाकई में मेरे हाथ से मरना चाहते हो या फिर अभी भी तुम अपने फैसले को चेंज करोगे। और बाकी के सभी लोग भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या, इस मोटू को तो मार्शल आर्ट्स भी आती हैं। तो जैसे मोटू वहां पर अपनी मार्शल आर्ट्स के साथ अपनी एनर्जी के साथ बड़े बड़े हाथ बनाता है, दोनों हाथों के साथ वहां पर हमारे वीज योनो के ऊपर अटैक करता है। तुम्हारा योनो जो होता है वहां पर से उसके अटैक्स को अवॉइड करना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन ये इतनी भी अच्छी नहीं है। और साथ ही हमारा वीज योनो जो होता है वहां पर उसकी एनर्जी के बीचों बीच से गुजर रहा होता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि मैंने इस तरह की टेक्निक्स को पहले भी कई बार देखा है। तो वो उसे कहता है कि हाँ, यहाँ पर इस टेक्निक को तुमने पहले कई बार देखा होगा, लेकिन अब यहाँ पर ये तुम्हारी टेक्निक आखिरी होने वाली है क्योंकि तुम इसी टेक्निक के साथ मरने वाले हो। लेकिन साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। मोटू यहाँ पर ये देखकर हैरान होता है कि हमारा वीज योनो जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक्स को अवॉइड करते हुए बीच से निकलकर उसके सामने पहुंच जाता है। तो हमारा वीज योनो से कहता है कि यहाँ पर इससे अवॉइड करना तो बहुत ज्यादा आसान था, और साथ ही वो उसके पीछे आ जाता है और उसे कहता है क्या बस इतना ही था। तो मोटू काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये कैसे हुआ, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तुम्हारा वीज योनो से कहता है कि तुमने यहाँ पर सब कुछ तो अपनी आंखों से देखा है, फिर यहाँ पर तुम इससे क्यों पूछ रहे हो कि मैं कैसे यहाँ पर पहुंचा। और साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। तुम्हारा वीज योनो वहीं पर से पीछे से खड़े होकर उसे एक जबरदस्त किक मारता है। तो मोटू उड़ता हुआ सामने जाकर दरवाजे के साथ टकराता है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो मोटू से हमारा वीज योनो से कहता है बस इतना ही, तुम इतने मोटे हो लेकिन सिर्फ एक ही किक के साथ तुम वहां पर जाकर इतनी दूर गिरे हो। तुम्हारा वीज योनो जो होता है वहां पर उसे किक मारने के बाद कहता है लो इसका किस्सा तो यहाँ पर खत्म हो गया। और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का वाकई में एक मार्शल मास्टर है, हमें तो लगा था ये सिर्फ एक गो का प्लेयर है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उन सभी की जान बच गई है। जबकि यहीं पर हमारे मास्टर ली वेंगशा जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं क्या वो मर गया। तो हमारा वीज योनो से कहता है कि नहीं, वो इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, उसकी बॉडी के ऊपर इतना मोटा फैट है, क्या वो इतनी आसानी से यहाँ पर मर सकता है, नहीं। वो इसी के साथ ही मोटू जो होता है फिर से वहां पर उठकर बाहर निकलता है। तुम्हारा वीज योनो कहता है तो क्या फिर हम लोग यहाँ पर सेकंड राउंड को करने वाले हैं या फिर तुम यहाँ पर से भागने वाले हो। तो वो कहता है रुको रुको जरा रुक जाओ। फिर साथ ही उससे कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस बारे में ऐसा सोचे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। तो वो सभी लोग यहाँ पर खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या बकवास हो रही है, तो अगर यहाँ पर से डर कर भागने चाहते तो फिर वैसे ही भाग जाओ, इस बात का क्या मतलब है। तो इसी के साथ ही हमारे मास्टर ली वेंगशा आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। तो अपने साथियों से कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करेंगे, जब किसी के साथ ही वो कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ पर से जाने दो। तो ली वेंगशा उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर से जाने दूं, मैं यहाँ पर एक क्रिमिनल ऑफिसर हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर एम्परर का छोटा भाई, और तुमने मुझे यहाँ पर बंदी बनाया था और तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसकी वजह से तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। तो इसी के साथ ही मास्टर नॉक उसे कहता है कि अगर मैं घर वापस नहीं गया तो फिर मेरे फादर यहाँ पर तुम्हारे लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल कर देंगे, यानी कि अगर मैं घर वापस नहीं जाता तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए अब यहाँ पर तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है, क्या तुम यहाँ पर मुझे जाने दोगे या फिर तुम मुझे यहाँ पर रखना चाहते हो या मुझे बंदी बनाना चाहते हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि रॉयल पैलेस की पॉलिटिक्स किस तरह से चलती है, तुमसे ये बातें भूली नहीं हुई और तुम जानते हो कि यहाँ पर मैं किस मकसद से आया था। इसलिए अब यहाँ पर अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो फिर तुम्हारे साथ तो कुछ ज्यादा बुरा होने वाला है। इसी के साथ ली वेंगशा उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि अगर मैंने इसे यहाँ पर से नहीं जाने दिया तो इसका फादर जो है वो यहाँ पर कुछ ऐसी काम करेगा, यानी कि कुछ ऐसा ही हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत इकट्ठे कर सकता है या फिर जो कुछ भी कर सकता है। ये पॉलिटिक्स है ही बहुत ज्यादा गंदी और मुझे यहाँ पर से जाने ही देना होगा। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर से जा सकते हो लेकिन दोबारा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाना। तो वो कहता है कि फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर से चला जाता हूँ लेकिन बाद में फिर आऊंगा, जब मेरे फादर यहाँ पर मुझे ऑर्डर करेंगे, मास्टर नॉक मुझे कहेंगे, तब मैं यहाँ पर दोबारा आऊंगा और तब आकर मैं तुम सभी लोगों की किसी ना किसी
किसी कमजोरी और वीकनेस के साथ तुम्हें ब्लैकमेल जरूर करूंगा। तो ली वैंगजाओ से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, बस यहाँ पर से दफा हो जाओ। तुम सभी लोग यहाँ पर हमारे रॉयल पैलेस के अंदर चूहों की तरह छुपे हुए हैं जो कि अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो इसी के साथ यंग मास्टर नॉक उसे कहता है ठीक है आपका शुक्रिया, और साथ ही वहां पर से वो चल पड़ता है। जैसे वो जाने लगता है तुम्हारा वी जॉनो से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, और जो एक मार्शल आर्टिस्ट के नाते है, क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी जिस मार्शल आर्ट्स को यूज करते हो मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन असल में यहाँ पर मसला तुम्हारी फिजिक का बन रहा है। अगली बार जब यहाँ पर आओ तो अपने डिस्गाइज को उतार कर आना, यानी कि मुझे लगता है कि तुम्हारी असली अपीयरेंस नहीं है, असली अपीयरेंस तुम्हारी कोई और है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर नॉक को भी झटका लगता है और कहता है कि ये कैसे पता चला कि ये मेरा डिस्गाइज है, यानी कि ये फैट जो मेरी बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है ये मेरी असली बॉडी नहीं है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात को याद रखूंगा, और जब अगली बार तुमसे फाइट करने के लिए आऊंगा तो अगली बार यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मैं कितना बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो हमारा वी जॉनो से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि अगली बार मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो ना ही मैं अगली बार तुम्हारे जैसे इस फैटी मोटू को देखना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ अगली बार तुम मुझे ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं देखोगे, तुम मुझे देखोगे जरूर लेकिन ऐसे नहीं देखोगे। और साथ ही मोटू वहां पर चला जाता है, और उसके चले जाने के बाद सुबह हो जाती है, और उसके बाद हमारा वी जॉनो कहता है लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और यहाँ पर रेस्ट करने का वक्त था, और बाकी के सभी लोग भी वहां पर आजाद हो चुके हैं। तो वी जॉनो कहता है कि अब जबकि यहाँ पर सारा मसला हल हो चुका है तो फिर क्या मैं जाकर अब आराम कर सकता हूँ, जैसी कि हमारी डील हुई थी। अब मैं सारा दिन लेटने वाला और 3 टाइम का खाना मुझे फ्री मिलने वाला है। तो जुंजी चलाकर उसे कहते हैं कि बकवास बंद करो, क्या तुम फिर से वापस जाकर सोना चाहते हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं सोना चाहता हूँ, इसी वजह से तो मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद की थी। तो वो काफी गुस्सा आती है, लेकिन हमारा जॉनो जो होता है उसे तो बस जाकर सोना है। वो उसे कहता है तो फिर ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, 3 टाइम का खाना मेरे रूम के अंदर पहुंचा देना, और जल्दी से वो भागता हुआ वापस चला जाता है। तो जुंजी कहते हैं कि आहिर किस किस्म का इंसान है? तो फादर उसे कहता है कोई बात नहीं छोड़ो इसे। और उसके बाद माँ वी जॉनो जो होता है अपने रूम में जाकर सो जाता है। पूरे 7 दिन के लिए वहां पर बस सोया रहता है, दिन रात बस उसका एक ही काम होता है, उसे बस सोना है। और खाना उसे वहीं पर रूम के अंदर ही मिल जाता था, और ना ही उसे यहाँ पर लॉन्ड्री करनी पड़ती, कपड़े धोने पड़ते, ना ही बर्तन धोने पड़ते, ना ही लकड़ियां चॉप करनी पड़ती। और यही तो वो लाइफ थी जो उसे चाहिए थी। और रूलिन के अंदर उसने अपने दिन यहाँ पर पूरे कर लिए, और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर उसके दिन पूरे हो चुके हैं। तो इसी के साथ ही यहाँ पर युंजी जो आती है रूम के अंदर, आने के बाद से कहता है कि लड़के जल्दी से उठ जाओ। तो हमारा वी जॉनो से कहता है कि अब क्या हो गया, तुम मुझे क्यों उठा रही हो, क्या तुम अपनी डील को भूल गई हो? तो वो कहता है कि मुझे सब कुछ याद है, लेकिन फादर तुमसे मिलना चाहते हैं। मास्टर ली वैंगजा जो है वो जाने वाले हैं, इसी वजह से वो जाने से पहले तुमसे मिलना चाहते हैं। तो हमारा वी जॉनो से कहता है तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, वो जाना चाहते तो फिर जाए ना, मुझे तो यहाँ पर आराम से सोने दो। तो उससे कहती है कि मुझे नहीं पता, आप जल्दी से उठो और जाकर फादर से मिलो, मुझे नहीं पता वो तुम्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं। हमारा जॉनो से कहता है कि अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, और फिर से वहीं पर लेट जाता है। तो जुंजी जो होती है उसके नीचे से चादर खींच लेती है और कहता है कि मैंने कहा कि उठो और दफा हो जाओ, जाकर उनसे मिलो। तो हमारा वी जॉनो जो होता है उठकर वहां पर जाता है। तो जुंजी जो होती है अपने फादर से कहता है कि मैं उसे ले आई हूँ। तो वो कहता है ठीक है उसे अंदर भेज दो। तो मास्टर ली वैंगजा भी वहीं पर ही बैठे होते हैं, और हमारा वी जॉन जो होता है वहां पर अंदर आता है। तो वो उसे कहते हैं कि लड़के आ जाओ, हमने यहाँ पर तुम्हें बुलाया इसलिए प्लीज माफ करना कि हमने तुम्हारी नींद को खराब कर दिया। और साथ ही वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन इसी के साथ हमारा जॉनो जो होता है वो भी चल पड़ता है। तो वो उसे कहता है कि हमने तुम्हें नहीं जाने का कहा, बल्कि मैं अपनी बेटी युंजी से कह रहा हूँ कि तुम जा सकती हो, अब चुपचाप यहाँ पर अंदर आकर बैठो। युंजी भी चिल्लाकर उसे कहती है कि आप जल्दी से जाओ, जाकर वहां पर बैठ जाओ। तो इसी के साथ ही मास्टर ली वैंगजा जो होते हैं अभी भी काफी ज्यादा निराश और गुस्से में लग रहे होते हैं। तो मैं अब योनो जाते जाकर उनके सामने बैठ जाता है। तो इसी के साथ ही हमारे मास्टर जो होते हैं मास्टर रूलिन उसे कहता है कि सर प्लीज यहाँ पर शांत हो जाए। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, और साथ ही वो अपने पास एक स्पेशल वेपन निकालता है। वो एक छोटी सी स्वर्ड होती है, गोल्डन स्वर्ड निकालकर उसके सामने रख देता है। तो जैसे वहां पर वो गोल्डन स्वर्ड उसके सामने रखता है और उसे कहता है कि ये लो बच्चे, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। तुम्हारा योनो जो होता है उस गोल्डन स्वर्ड को उठाता है, जल्दी से अपने कपड़ों में छुपा लेता है। तो मास्टर से कहता है कि ये क्या, तुमने तो इसे उठाकर रख भी लिया और पूछा भी नहीं कि ये क्या है। तुम्हारा योनो कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि जहां पर से भी कुछ चीज मिले बस उसे उठा लो, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको उठा लिया क्योंकि ये काफी ज्यादा कीमती लग रही थी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आयरन मास्टर ली वैंगजा ने से ये स्वर्ड क्यों दी है।